नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं, वक्त है अपना बिहार का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह की जो बात कृषि विभाग के अधिकारियों से चली थी, वो बात अब सीएम नीतीश कुमार तक पहुंच चुकी है। सुधाकर सिंह की बातों में पहले कर्मचारी, अधिकारी, नेता, ज्यादा से ज्यादा मंत्री होते थे। अब सुधाकर सिंह के निशाने पर सीधे सीधे सीएम नीतीश कुमार आ गए हैं। सुधाकर सिंह ने सीएम नीतीश को तानाशाह तक करार दे दिया और कहा कि सीएम कुर्सी के लिए बेचैन हैं। तो क्या सुधाकर सिंह को पहले भी सीएम नीतीश कुमार से ही दिक्कत थी, और अगर दिक्कत थी तो वो दिक्कत क्या थी? तो पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह एक बार फिर से सुर्खियों में। इस बार उन्होंने सीधे सीधे सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा और कहा कि सीएम नीतीश कुमार पीएम बनने के लिए बेचैन हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि स्वर्ग का रास्ता पीएम की कुर्सी से होकर ही गुजरती है। उन्होंने नीतीश सरकार के खिलाफ हमला बोलते हुए कहा कि सरकार में मंत्री सिर्फ चपरासी बनकर रह गए। जैसे ऑफिस में चपरासी सिर्फ मोहर मारने के लिए होता है, उसी तरह मंत्री भी रहते हैं। सुधाकर सिंह कैमूर के चैनपुर में बोल रहे थे। सुधाकर ने कहा कि 17 साल में नीतीश कुमार ने किसानों के लिए कुछ काम नहीं किया। और आजकल के मंत्री तो चपरासी होते हैं, कहने को तो मंत्री हैं कागज में, लेकिन सरकार की नजर में चपरासी हैं, रबर स्टाम्प। उधर से सचिव फाइल ला देता है, उधर दस्तखत कर देता है डर से कि मेरा मास्टर नाराज हो जाएगा, फाइल पे दस्तखत नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री बनने की बेचैनी है, जैसे लग रहा है कि प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तो उनकी आत्मा संतुष्ट रह जाएगी स्वर्ग के। तो कुछ लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री के पद पे जाने का रास्ता, स्वर्ग जाने का रास्ता प्रधानमंत्री के पद से होके जाता है, इसीलिए प्रधानमंत्री बना दो कि स्वर्ग में भी हमको जगह मिल जाए। तो ये वो बयान है जिसमें सुधाकर सिंह सीधे सीधे निशाने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वर्ग जाने का रास्ता प्रधानमंत्री की कुर्सी से होकर ही गुजरता है, ऐसा नीतीश कुमार को लगता है, और इसीलिए दिन रात सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ ख्यालों में नीतीश कुमार के है तो वो पीएम की कुर्सी है। लेकिन जिस किसान के लिए लंबे चौड़े दावे किए जाते हैं, उन किसानों के लिए सरकार ने कुछ किया नहीं, नीतीश सरकार ने कुछ किया नहीं, नीतीश कुमार ने कुछ किया नहीं। सुधाकर सिंह का सीधे तौर पर सरकार पर हमला, और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुधाकर सिंह ने तानाशाह तक करार दे दिया। चपरासी से ज्यादा मंत्रियों की कोई हैसियत नहीं है, सुधाकर सिंह यहां तक पहुंच गए। तो सुधाकर सिंह के बयान पर आरजेडी खुलकर बोलने से बच रही है। हालांकि आरजेडी विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन ने सुधाकर सिंह को नसीहत देते हुए कहा कि सभी को अनुशासन में रहना चाहिए। जबकि बीजेपी ने सुधाकर के बयान का समर्थन किया, वहीं जेडीयू और कांग्रेस ने सुधाकर के बयान को उनका व्यक्तिगत बयान बताया। कि सबको अनुशासन में रहना चाहिए, चाहे वो कार्यकर्ता हो, एमएलए हो, एमएलसी हो या मिनिस्टर हो, सभी के लिए अनुशासन जो है वो बराबर है। राष्ट्रीय जनता दल के हर एक कार्यकर्ता अनुशासन में रहना जानते हैं। विधायक और पूर्व मंत्री श्री सुधाकर सिंह जी ने ठीक ही कहा है कि नीतीश कुमार का रवैया तानाशाह है और मंत्रियों का हैसियत चपरासी जैसा रखते हैं। हम जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी तो ये बात बोलती थी तो सभी लोगों को खराब लगता था और नीतीश कुमार बिदकते थे। नीतीश कुमार जी के सुशासन पर सवाल उठाने वाले कितने आए और कितने चले गए? जनता को अटूट विश्वास नीतीश कुमार जी के चेहरे पर है, तभी तो 17 वर्षों से नीतीश कुमार जी को ही मौका दिया है। देखिए, मुख्यमंत्री जी के प्रति सुधाकर सिंह जी की व्यक्तिगत राय क्या है वो जाने, लेकिन इस सच्चाई से कोई इनकार कर सकता है क्या कि आज भी बिहार की जनता नीतीश कुमार जी के विकल्प के तौर पर किसी दूसरे को देखना नहीं चाहती है? अब सुधाकर जी जाने, उनकी अपनी राय क्या है वो जाने। और अब बात नेताओं की बदजुबानी की, तो पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष की बदजुबानी जारी है। पहले जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने पीएम मोदी को डुप्लीकेट, बहुरूपिया और ना जाने क्या क्या कह दिया। वहीं आरजेडी नेता और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ललन सिंह के उस बयान का समर्थन कर दिया। अब कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं तारिक अनवर, उन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ बदजुबानी की है।
बहुरूपिया किसको कहते हैं? बहुरूपिया देखला है ना गांव में क्या होता है? 12 दिन में 12 रूप धरता है। वही है, ये पूरे पार्टी वही है। जब ये मुख्यमंत्री बने गुजरात के, तब इन्होंने अपने समाज को पिछड़ा वर्ग में शामिल कर दिया। तो डुप्लीकेट है, ये ओरिजिनल कहां से आता? चाय बनाने तो आता ही नहीं है, तो चाय बेचेगा कहां से? चाय बनाने आता है हमको? तो इसलिए ये ढोंगी को अब एक्सपोज करने की जरूरत है। नहीं, आप बताइए ना, तो घुमा के करेंगे। तो उन्होंने क्या बोला है? सही तो बोला है? क्या गलत कहा जा रहा है? ठीक ही कहा जा रहा है। इस देश का प्रधानमंत्री बहुरूपिया तो है ही है, जिस तरह से रूप धारण करते हैं वो, और ढोंगी भी हैं, झूठ भी बोलते हैं। जो सब बुराई है वो सब बुराई उनमें है। और ऐसे में न्यूज 18 ये सवाल पूछता है कि क्या बदजुबानी कर पीएम से मुकाबला विपक्ष करेगा? क्या खत्म हो गए विपक्ष के तमाम हथियार, जिन हथियारों का इस्तेमाल कर विपक्ष अपनी विपक्षी एकता दिखाना चाह रहा था? क्या वो तमाम हथियार खत्म हो चुके हैं? क्या बदजुबानी पर ही अब भरोसा विपक्ष को रह गया है? क्या विपक्ष ये भूल गया कि सभ्यता क्या होती है, संस्कार क्या होते हैं? क्या विपक्ष ये भूल गया कि राजनीतिक मर्यादा जिसका भान सभी को होना चाहिए, वो मर्यादा अब तार-तार हो रही है? क्या ये विपक्ष की बड़ी राजनीतिक भूल नहीं है? किशनगंज में महागठबंधन के अंदर सब ठीक ठाक नहीं चल रहा। जेडीयू और आरजेडी के नेता आमने सामने हैं। आरजेडी नेता और किशनगंज विधानसभा के सचेतक इजहार असफी ने खुले मंच से जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष मास्टर मुजाहिद के खिलाफ शराब और ड्रग्स माफिया से संपर्क होने का आरोप लगा दिया, जिसके बाद जेडीयू नेता ने आरजेडी नेता इजहार असफी पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। साथ ही मास्टर मुजाहिद ने इसकी शिकायत सीएम और डिप्टी सीएम से करने की बात कह दी। कहा जाए तो किशनगंज में महागठबंधन के दो बड़े घटक दलों के नेता एक दूसरे पर शराब और ड्रग्स माफिया से जुड़े होने का, गठजोड़ का आरोप लगा रहे हैं। हम खुद विधायक हैं, तो हमारे पास उतना पैसा नहीं आता है कि हम तुम्हारे तरह से पानी की तरह से बहाएं। तुम्हारे पास कहां से पैसा आता है रे? कहां से पैसा आता है तुम्हारे पास के तुम यहां से लेके किशनगंज तक बालू का गाड़ी रोकते हो, मवेशी का गाड़ी रोकते हो, कोयला का गाड़ी रोकते हो, इसको दलाल बनाते हो, उसको जुआ खिलाने के लिए वो अड्डा चलाते हो। कौन देगा तुमको? होश में आ जाओ, नहीं तो तुम जो ये स्मैक का धंधा कराते हो हर चौक में, किशनगंज से लेकर के जोगी बॉर्डर तक, तुम्हारा स्मैक का धंधा बंद तो होगा ही। तो अपने औकात में रह के बात करो। यही नहीं कहा गया है, और जो खुद उनके रिश्तेदार हैं, जो हम लोगों के समर्थक हैं, उनको भी चेतावनी दी गई है कि तुम सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारा जुबान काट के कुत्ता को खिला देंगे, तुम्हारा ईंट से ईंट बजा देंगे। निश्चित रूप से ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है, और इस संबंध में मैं माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय उप मुख्यमंत्री को, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब लौटेंगे, मैं सबको जो है घटना इन बातों से अवगत कराऊंगा। आज भी उनके भट्टा में डेली दारू पार्टी चलता है, ये जनता नहीं जानती है क्या? मास्टर मुजाहिद कभी एक सिगरेट भी पिया है क्या? तो पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी ने बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। कहावत के जरिए रेणु देवी ने भक्त चरण दास पर निशाना साधा। सुनिए रेणु देवी ने क्या कुछ कहा है। वो हाथी चले बाजार और क्या भुगता है हजार वही होता है। चलिए, वो हाथी चले बाजार और क्या भुगता है हजार वही होता है। चलिए, भागलपुर से बड़ी खबर, जहां कहलगांव में गंगा के किनारे एक डॉल्फिन मृत पाई गई है। डॉल्फिन के मुंह में जाल फंसा हुआ है। वहीं डॉल्फिन को देखने के लिए भारी संख्या में भीड़ उमड़ गई। जहां डॉल्फिन मृत मिली है वो डॉल्फिन अभयारण्य का क्षेत्र है, लेकिन यहां जाल लगा, और ऐसे अभयारण्य वाले क्षेत्र में जाल कैसे लगा
क्योंकि जाल लगाने की यहाँ मनाही है, फिर भी जाल में फंसकर डॉल्फिन की मौत कई सवालों को जन्म दे रहा है। ये कहीं ना कहीं प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही की तरफ इशारा करता हुआ। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर डॉल्फिन मृत पाई गई है। डॉल्फिन के मुंह में जाल लगा हुआ है और जिस इलाके में डॉल्फिन को मृत पाया गया है कौन जगह है वो कौन जगह? अभ्यारण्य का इलाका है, यानी कि यहाँ पर ये डॉल्फिन के लिए सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है और वहीं पर डॉल्फिन की मौत हुई है। ये कौन जगह है कौन जगह? के बगल में शौच करने के लिए आए हैं तो देखे डॉल्फिन पंप हाउस के बगल में मरा हुआ है। वहाँ बगल में जाल, उसके मुंह में जाल फंसा हुआ है। खतरे के निशान से ऊपर गंगा इस वक्त बह रही है। पटना में खतरे के निशान के पार गंगा जा चुकी है। गांधी घाट पर खतरे के निशान से पार इस वक्त गंगा, दीघा घाट पर भी ये खतरे के निशान से ऊपर है। हाथीदह में भी यही हालात है, खतरे के निशान से ऊपर गंगा बह रही है और इस साल गंगा के किनारे छठ मुश्किल नजर आ रहा है। तो गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि इस वक्त दर्ज की जा रही है। 12 घंटे में गंगा का जलस्तर 26 सेंटीमीटर से बढ़कर 38.22 मीटर तक पहुंच गया है। यहां हर दिन 1 सेंटीमीटर जलस्तर बढ़ रहा है। लगातार बढ़ रहे जलस्तर से निचले इलाके के लोग अब ऊंचे स्थानों पर पलायन जो है वो करने के लिए मजबूर नजर आते हैं। खेतों में पानी आने से किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। किसान सरकार से अब मदद की गुहार लगा रहे हैं। स्थिति है? गंगा बढ़ रहा है। कितना बढ़ा है? बढ़ा है, करीब 4-5 फुट बढ़ गया है। तो क्या अब क्या स्थिति है यहाँ पे? अभी तो बढ़ ही रहा है। खेत पथार तो डूब गया है फिर से। कितना खेत डूब गया होगा? ये सब डूबिए गया। अच्छा, अभी क्या चीज लगाए थे आप लोग? परवल लगल था, अल्हुआ लगल था, अच्छा, और उर्दी और बुनल था, सब डूब गया। कि इस जहाँ आप अभी है इस जगह पर खेत और बाग हो गया था, जमीन रुपया और हो गया था, परवल, अल्हुआ, ककड़ी, बतिया, उर्दी, जंडा, ये सब डूब उब गया है। और उसके बाद कभी इस समय में बाढ़ उड़ाता था न यहाँ जी। हाँ, अब तो गेहूं का भी बुआई होता जोत उत करके, आधा खेत जोता भी गया था, उसके बाद और जोताता तो खेत बुआई होता गेहूं का, वो सब भी डूबिए गया है। और अब बात गब्बू सिंह की, जिनके ठिकानों पर आज चौथे दिन भी आयकर विभाग की जांच पड़ताल जो है वो हो रही है। बोरिंग रोड स्थित कार्यालय में आयकर विभाग के अधिकारी दस्तावेजों की जांच में जुटे हुए हैं और सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि इस मामले में जल्द ही ईडी की भी एंट्री होने वाली है। ईडी नए सिरे से एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू करेगी और यह भी कहा जा रहा है कि ईडी अपनी जांच के दौरान गब्बू सिंह और उनके सीए के साथ पूछताछ कर सकती है। साथ ही गब्बू के जरिए अपने काले धन को सफेद करवाने वाले आईएएस और आईपीएस और उनके रिश्तेदारों पर भी शिकंजा कसेगा। होटल व्यवसायी और बिल्डर गब्बू सिंह के ठिकाने पे आज भी जो है वो कार्रवाई जारी है और देख सकते हैं कि यहाँ पे जो
सीआरपीएफ के जो जवान तैनात किए गए हैं वो अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं और गोविंदा कंस्ट्रक्शन का ये कार्यालय है जहाँ पे लगातार आज चौथे दिन जो आयकर विभाग के अधिकारी हैं वो छानबीन कर रहे हैं। हालांकि कहा यह जा रहा है कि लगभग अनुसंधान पूरी हो चुकी है, लेकिन फिर भी आयकर विभाग के अधिकारी जो है वो अंतिम रूप से अनुसंधान जो है वो पूरी करना चाहते हैं और इसी वजह से गब्बू सिंह के इस ठिकाने पे जो है वो छानबीन की कार्रवाई जो है वो आज भी जारी है। लगातार आयकर के अधिकारी यहाँ बने हुए हैं और कहा यह जा रहा है कि गब्बू सिंह जो है वो टैक्स चोरी लगातार कर रहा था। करोड़ों की टैक्स चोरी, 40 करोड़ से अधिक का टैक्स चोरी हर साल वो किया करता था, क्योंकि गब्बू सिंह जो है वो सालाना अपना टर्नओवर जो है वो लगभग 150 करोड़ दिखाता था, जबकि उसका टर्नओवर जो है वो 600 से 700 करोड़ सालाना हुआ करती है और वो इसी को जो है गर्व झाला करता था और इसके कारण से 40 से 50 करोड़ जो है टैक्स चोरी उसके द्वारा लगातार की जा रही थी। कहा यह भी जा रहा है अब तक के अनुसंधान में कि कई IAS के जो रिश्तेदार हैं, परिजन हैं, उसका भी काला धन को सफेद करने का काम गब्बू सिंह किया करता था। तो इस नाते जो है अब कहा यह जा रहा है कि इस पूरे मामले की जांच जल्द ही ईडी अपने हाथ में लेगी। ईडी नए तरीके से FIR लॉन्च करेगी गब्बू सिंह और उसके पार्टनरों के खिलाफ और फिर वो अपने स्तर से अनुसंधान करेगी। पूछताछ के लिए गब्बू सिंह और उसके जो CA हैं उन्हें भी बुलाया जाएगा, उनके पार्टनर को बुलाया जाएगा और जो सफेद पोस्ट का नाम अनुसंधान के दौरान सामने आएगा उन्हें भी नोटिस भेज करके बुलाया जाएगा, पूछताछ की जाएगी। तो फिलहाल आज चौथे दिन भी गब्बू सिंह के ठिकाने पर अंतरिम रूप में जो अनुसंधान है आयकर विभाग का वो जारी है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। तो पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के नाम पर DGP को धौंस दिखाकर गुमराह करने वाले शातिर शख्स अभिषेक को EOU ने रविवार को पटना से गिरफ्तार कर लिया। अभिषेक के साथ उसके अन्य 3 साथियों को भी EOU ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद इन सभी से फौरी तौर पर कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल में भेजा गया है। EOU आज इनको रिमांड पर लेने की कोशिश करती नजर आएगी। पटना उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले सातिर शख्स को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। अभिषेक अग्रवाल के साथ उनके अन्य 3 साथी को भी गिरफ्तार किया गया है। जिन 3 साथियों को गिरफ्तार किया गया है उसमें गौरव राज, राहुल रंजन जायसवाल और शुभम कुमार भी शामिल हैं। ये पूरा मामला जो है आदित्य कुमार जो गया के तत्कालीन SSP थे उनसे जुड़े हुए मामले में अभिषेक जो है वो खुद को हाईकोर्ट का पटना उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस बताते हुए DGP पर दबाव बनाया और जो मामला था आदित्य कुमार से जुड़ा हुआ उस मामले में जल्द नतीजे पे पहुंचने की बात कही और उसके बाद DGP ने जो है फौरी तौर पे महज 24 घंटे के अंदर जो है इस पूरे मामले का जो है आयोग को बुला करके छानबीन करवाए और नतीजा पर पहुंचते हुए जो राहत है वो आदित्य कुमार को DGP के द्वारा दे दी गई। लेकिन इस मामले में कहीं न कहीं जो संदेह है वो जब उस वक्त सामने आया जब इसी केस से जुड़े हुए मामले में गया के मगध रेंज के जो तत्कालीन DIG थे अमित लोढ़ा, उन्होंने इस मामले को लेकर के कहीं न कहीं संदेह जताया और DGP से इस मामले की एक बार फिर से जांच करवाने की अपील की, जिसके बाद यह पूरा मामला जो है वो EOU को सौंपा गया। आर्थिक अपराध इकाई जो है वो अपने स्तर से इस पूरे मामले में जब अनुसंधान करना शुरू किया तो यह खुलासा हुआ कि जो अभिषेक है वो खुद को पटना उच्च न्यायालय का चीफ जस्टिस बताते हुए DGP को गुमराह किया, उस पर दबाव बनाया और जिस सिम का इस्तेमाल उसने किया था DGP को फोन करने के लिए वो सिम कार्ड जो है वो राहुल के नाम पर है और गौरव के यहाँ काम करने वाला यह शख्स राहुल है, जिसकी भी गिरफ्तारी जो है वो आर्थिक अपराध इकाई ने किया है। और अब आदित्य कुमार जो है जो इस पूरे साजिश के एक मुख्य सूत्रधार हैं उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि इस मामले में जो EOU है उन्हें भी नामजद किया है। उनके ठिकानों पर भी EOU की टीम गई थी, हालांकि वो वहां मौजूद नहीं थे। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि जल्द ही आदित्य कुमार भी जो है वो EOU के जद में होंगे। EOU उनसे पूछताछ करेगी और जो साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर आदित्य कुमार की गिरफ्तारी भी होगी, आगे की जो कानूनी कार्रवाई है वो भी होगी। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले में का खुलासा जो है EOU ने किया है और कहा यह भी जा रहा है कि आज आर्थिक अपराध इकाई जो है वो अभिषेक अग्रवाल के साथ साथ उनके 3 साथियों को रिमांड पर लेगी और रिमांड पर लेने के बाद फिर से पूछताछ होगी। पूछताछ में जो बातें सामने आएगी उसके आधार पर आगे की जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी।
कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण।